यस। अच्छा, चलें तो अभी हम यहाँ तक तो इतना हमने ऑफ पेज समझ ही लिया है। तो मैं इसको कंटिन्यू करके आप लोगों को पूरा ही बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि वंस आपको लिंक समझ में आ गए कि क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल, और अपने पेज के ऊपर एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी हम कैसे चेक करते हैं अगर आपको बैकलिंक्स लगाने हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे या बड़ी बड़ी कंपनीज के जैसे ये बिहान्स है, तो इनकी तो ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी ही होती है, ठीक है। जितना ज्यादा कंटेंट और पोस्ट होता है और जितने ज्यादा इनके लिंक्स शेयर करते हैं हम लोग व्हाट्सएप में और इधर उधर चीजों पे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के, तो उसका तो डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट को चेक करना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी के बारे में आपको कुछ कंफर्म नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। डीए पीए चेक कर, यानी कि डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, और पीए का मतलब है पेज अथॉरिटी। जैसे कि इसने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि डोमेन अथॉरिटी तो इसकी 30 है, यानी कि ओवरऑल वेबसाइट की, यानी कि इसके डोमेन की, ठीक है। जो इसका डोमेन है starlet.com इसकी। लेकिन इस starlet.com की वेबसाइट में कितने सारे पेजेस हैं, तो हर एक पेज की भी एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि जो इसका होम पेज है जो हमने पिक किया था अभी ऑडिट करने के लिए, उस पेज की अथॉरिटी सिर्फ 4 है। तो हमें ये देखना होता है कि जहाँ जिस वेबसाइट के ऊपर हम अपना लिंक लगा रहे हैं, अगर हमें चेक करना है कि उस वेबसाइट की, और वो अगर किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर आपका लिंक लगा रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी कैसी है। जब पहले की प्रैक्टिस होती थी, ये प्रैक्टिस अब ऑब्सोलेट है काफी हद तक, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट है तो करना भी जरूरी है फिर। तो ये होता है कि हमें क्लाइंट की तरफ से आता है कि मुझे अपने बैकलिंक्स इंप्रूव करवाने हैं। तो अब आपने बैकलिंक्स इंप्रूव करने के लिए सोशल मीडिया तो ठीक है आपका चल रहा है साथ साथ, बट आपने फर्दर और उनको दूसरे डोमेन्स के ऊपर भी लेके जाना है, तो आपने रिलेटेड ब्लॉग्स रिलेटेड साइट्स जो कि अलाउ करती हैं पोस्टिंग करना, हमें वो ढूंढनी होती है और उनको ढूंढ के उन पे पोस्टिंग करनी होती है। तो उनको ढूंढ के जब हम उन पे पोस्टिंग करते हैं, तो उससे पहले तो हम ये देखते हैं कि उनकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, अच्छी है भी या नहीं, ठीक है। तो हम डीएपीए चेकर पे हम जाएंगे, और डीएपीए चेकर के अंदर आप मोज, ठीक है, moz.com भी पिक करेंगे। तो यहाँ पे किसी से भी आप चेक करेंगे तो वो आपको ठीक ही बताएगा। बट हम मोज क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये है वो जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है और पेज अथॉरिटी क्या होती है। इसलिए हम इस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है क्राइटेरिया, उससे ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया को समझ कौन सकता है, और ज्यादा अच्छा उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट किसका हो सकता है, ठीक है। तो अब हम चेक डीए करते हैं, इसकी वेबसाइट का लिंक क्या था, starlet.pk, ये वाला पेज हमने लिया था इसका। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसके डोमेन अथॉरिटी 17 है इस पेज की स्पेसिफिक, ठीक है। रूटेड डोमेन के ऊपर कितने लिंक लगे हुए हैं, कीवर्ड्स कितने रैंक कर रहे हैं इसके इस वक्त, और स्पैम स्कोर कितने, आपने ये चीज दो चीजें देखनी है आपने, डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। स्पैम स्पैम स्कोर अगर किसी वेबसाइट का जिस पे आप अपनी पोस्ट सबमिट करने जा रहे हैं ज्यादा है, उसे आप नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसके पास वो एक ब्लैक लिस्ट टाइप कंटेंट है, या ब्लैक लिस्ट टाइप की एक प्लेटफॉर्म है, और उसके बाकी सारे पेजेस की डोमेन अथॉरिटी भी आपको यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, हमने तो इसके कंटेंट को लगाना है ना दूसरी वेबसाइट के ऊपर, तो हम कैसे सर्च करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये स्लाइड ओपन करके दिखाती हूँ कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर सिंपल आप लोगों को पता चल गया कि आपने अपने लिंक्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, किसी भी आर्टिकल के अंदर आप अपने लिंक्स कैसे ऐड करेंगे, या किसी भी पीपीटी के अंदर आप अपने लिंक्स कैसे के ऐड करेंगे। तो उसका सिंपल ये तरीका होता है कि देखें आप लोग, ये आपकी आपका कंटेंट है, ठीक है। इस कंटेंट के अंदर एक तरीका तो हो सकता है हम लास्ट में अपनी वेबसाइट विजिट आवर वेबसाइट और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दें, और
बीच बीच में अगर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कि ये मेरी लेकिन वेबसाइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट का ओवरऑल, मैं ऐसी बात करूंगी, कंटेंट आपका नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ, अपने अपनी स्लाइड्स बनाई है मैंने, और मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जिसके अंदर मैं ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड, या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बीबीसी न्यूज। एक हम न्यूज स्लाइड ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट भी ऐसे ही ऐड करते हैं, स्लाइड्स के अंदर भी ऐसे ही कंटेंट ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे, विद द रेफरेंस विद रेफरेंस ऑफ बीबीसी न्यूज। और ठीक है, तो अब मैं बीबीसी न्यूज के ऊपर बीबीसी। ऐड कर सकती हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो इस तरह से बीच बीच कंटेंट के अंदर हम कैसे ऐड करते हैं, जब आप न्यू लिंक्डइन के आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे ना, तो वहां पे भी आप ऐसे ही ऐड कर, तो ये देखिए क्लिकेबल लिंक हो गया। ठीक है, फिर आप फर्दर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी ऐसी बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स न्यूज, या कुछ भी एक्स वाई जी, हम कुछ भी कंटेंट अपना लिखेंगे ऐसा जो हमारी वेबसाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, अदरवाइज हम लिख ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम इस वाले आर्टिकल की या फिर इस वाले न्यूज का लिंक लगाना चाह रहे हैं, तो अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऐसे प्रमोट करता है, कंटेंट ब्लॉग या आर्टिकल्स के अंदर। क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप डायरेक्ट तो ये नहीं बोल रहे ना आप हमारी चीज खरीदें या फिर आप हमारे पास आए, हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बीच बीच में हम कहीं ना कहीं ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से ली है, या फिर जो हम आपको सजेशंस दे रहे हैं उन सजेशंस को सबसे ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट कौन कर सकता है। अगर वो हम सर्विस दे रहे हैं तो हम खुद ही कर सकते हैं, वेबसाइट के हम लिंक्स लगाते रहते हैं बीच बीच में टेक्स्ट के अंदर। सही है, समझ में आया यहाँ तक? तो इसी जी। तरह से आप पीपीटीज भी बना सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इमेज अगर है तो इमेज के अंदर हम कहाँ लगाएंगे, इमेज को रीनेम कर देंगे। ठीक है, इमेज को रीनेम कर देंगे, अपने वेबसाइट का लिंक लगा देंगे वहां पे, और अगर ऑल्टर टेक्स्ट लगाने का ऑप्शन है तो आप ऑल्टर टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखें अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पीडीएफ या पीपीटी सबमिशन की साइट्स कौन सी हैं। ठीक है, आप सारे एक एक करके खुद से भी एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन साइट्स। अब इसमें से हम कोई भी एक साइट पिक कर लेते हैं, यही वाली देख लेते हैं, स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना काम यहाँ पे सबमिट भी करवाया, तो आप अपलोड कर सकते हैं कि साइन इन करके आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें। तो इस, लेकिन अगर हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट अपना एक लिंक बनाने के लिए, तो क्या हम पहले चेक नहीं करेंगे इसकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, और इसके अंदर कोई स्पैम तो नहीं है? हम्म। 94 है इसकी डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, और स्पैम स्कोर इसका 3% है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइट बहुत ज्यादा यूज करते हैं अकेडमिक्स कैसे के लिए करेंगे? बच्चे। अगर कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे डाउनलोड आपने बना लिया, पहले डॉक्यूमेंट आपने बना लिया जिसमें आपको बनाना सिखाया है, उसके अंदर आपने इमेजेस लगाए हैं, इमेजेस के अंदर आपने फाइल का नाम इमेजेस की अपने अपनी वेबसाइट के नाम पे रखा, और अपनी वेबसाइट के जहाँ पॉसिबल नेचुरल वे में जहाँ पॉसिबल हो सकता है आपने अपने लिंक्स लगा दिए। ठीक है, कुछ साइट्स अलाउ करती हैं कि आप डायरेक्ट भी लिंक लग लाइक लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में तो आप लिख सकते हैं,
विजिट, अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो फिर आप नहीं, ऐसे कुछ अलाउ नहीं करती वेबसाइट। विजिट आवर वेबसाइट आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आप मल्टीपल कंटेंट का लिंक लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के। ठीक? इमेज पे कैसे लगाना है? अगर आपने इमेज सबमिट करवाना इमेज है पे तो लगा आप इमेज को, फाइल को रीनेम कर दो। हम्म, इमेज के फाइल को रीनेम कर दें। कोई भी इमेज ले लें, सिंपल। ठीक है, ऐसे लगा दें, क्योंकि कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर आपने डॉक्यूमेंट में इमेज रखे हुए हैं तो फिर आपके पास ऑल्टर टेक्स्ट लगाने का ऑप्शन होता है। और सिंपल आपने यहाँ से अपलोड करना है। आप इसको लॉग इन कर लें अपनी वेबसाइट के साथ, अपने ईमेल के साथ, तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इस सबमिशन के अंदर, ये फ्री साइट है। और यहाँ से डाउनलोड भी करते हैं लोग चीजें। यानी कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पीपीटीज पहले, अब तो जीपीटी से बनवा लेते हैं, सारी एलएलएम से बनवा लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर रहे होते थे उस तरह की चीजें। ठीक है, लेकिन ये ये स्टिल बहुत कहाँ ज्यादा पे यूज जाके होता ऐड किया था आपने? है। ये कहाँ पे जाके ऐड किया था? अपलोड में? ये सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड। अपलोड में? ठीक है, अपलोड आप ऊपर जो करेंगे अपलोड तो, लिखा हुआ है वहां से आएगा? हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ से आएगा ना। जैसे अभी तो डाउनलोड आ रहा है, जब हम इस पे बैक कर जाते हैं, एक मिनट, आपने शायद हम्म, मिस किया है। हाँ वही सब मिस यहाँ हो से गया। ये आ रहा है ना अपलोड। ठीक है, यहाँ से अपलोड करने के बाद आपके पास, अब आपको यहाँ पे ये बता भी रहा है कि आप किस किस तरह का फॉर्मेट इसमें ऐड कर सकती हैं। पीडीएफ, टीएक्सटी फाइल, डॉक फाइल, पीपीटी, एक्सएलएस, डॉक्स, यानी कि एक्सेल फाइल भी ऐड कर सकती हैं आप लोग। तो आप उसके अंदर अपनी चीजें क्या अपलोड हो कर रहा है? देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा बैक लिंक क्रिएट हो जाएगा स्क्रिप्ट का, क्योंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, टोटल 94 है। ठीक है, और जिस पेज के ऊपर आप लोग पोस्ट करना चाह रहे हैं उसकी भी 81 है। तो ये वाला पेज है, अपलोड वाला 77 है। तो अच्छी है अथॉरिटी है इसकी, तो आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसका काम हमें कैसे मिलता है? अगर आपको कोई क्लाइंट काम देता है तो वो आपको बताते हैं पहले कि भाई हमारी वेबसाइट किस चीज के बारे में है। आपने उस चीज से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होती है बहुत सारी, जो आपको अलाउ करती हूँ कि आप वहाँ पे पीडीएफ, पीपीटीज या कुछ भी फाइल सबमिट कर सकते हैं, इमेजेस कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। इस तरह के अपने फाइल्स ढूंढ के उनके लिंक्स अपने एक्सेल शीट के अंदर कॉपी करके रखें, उसके सामने उसकी डीए और पीए ऐड करके रखें, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ताकि बताने में इजी रहे कि हमने, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 लिंक्स बनाए हैं, तो 200 लिंक्स जिन वेबसाइट्स के ऊपर बनाए हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की आती है। तो इस तरीके से काम करके सबमिट करना होता है क्लाइंट्स को, ये काम स्टिल होता है। ठीक है, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं गैस जिनको पोस्टिंग? जरूरत होती है क्या कह रही हैं आप? उसको गैस पोस्टिंग ही कहते हैं ना, क्लाइंट हाँ, पे गेस्ट करवाते हैं पोस्टिंग जब। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने अगर गेस्ट जाके वहाँ पोस्ट किया है ना, आप उस वेबसाइट का पार्ट तो नहीं है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो मैंने इसके अंदर सारे लिस्ट डाउन किए हैं कि इमेज सबमिशन की साइट्स भी हैं। आप जैसे ये देखी थी आपने साइट्स, उसमें इमेज भी सबमिट कर सकते थे आप, पीपीटीज भी। ठीक है, फॉरम होते हैं इस तरह ये के, डायरेक्ट गेस्ट हमें गूगल लॉगिन। से मिल जाती है? हम्म। गूगल से डायरेक्ट, मिल जाएंगी डायरेक्ट कि कौन कौन डायरेक्ट सी, गूगल से मिल जाएंगे। कौन आप कौन सी चाहें तो साइट पे अपनी, लिख रहा है? हाँ। हाँ, आप अपनी कैटेगरी लिखकर, अगर आप, अब तो जीपीटी को भी देंगी ना, अपनी कैटेगरी, वेबसाइट की कैटेगरी लिखकर या वेबसाइट का लिंक, कि इसके लिए बेस्ट आप पॉसिबल फ्री साइट्स बता दें जहाँ पे हम पोस्टिंग कर सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं, वीडियो, Q&A, इस तरह की चीजें। क्वेश्चन आंसर सबमिट करने के लिए सबसे अच्छी साइट कौन सी है? आप लोगों ने नाम सुना है, कोरा का? यस यस। बहुत सवालों के जवाब देता था वो पहले, हमारा जीपीटी से पहले यही हमारा होता था, जिससे हम सारे सवाल पूछते थे। है, यहाँ पे सवाल पूछने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि प्लेटफॉर्म आपको जवाब देगा। यहाँ पे जब आप कोई सवाल पोस्ट करते हैं उसका जवाब लोग देते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाके अपनी कंपनी का पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट इस पे ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लोगों ने अपनी न्यूज़ेस भी डाली हुई होती हैं और सवाल भी पूछे हुए होते हैं। ये देखें, आंसर, ये लेकिन लोगों ने सवाल पूछे हुए होते हैं। तो लोगों ने कुछ सर्विसेज के बारे में पूछा होता है। कैन फ्री टूल रिप्लेस पेड सॉफ्टवेयर? अगर आप कोई ऐसा टूल सेल कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं और अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अपना सवाल ऐड करना है तो अपना सवाल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उस सवाल के अंदर भी आप अपने वेबसाइट के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी स्टिल, इतने सारे प्लेटफॉर्म होने के बाद भी ये वेबसाइट स्टिल रैंक करती है। ठीक है, और इसकी डोमेन अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से एक हम्म। प्लेटफॉर्म है, आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को समझ लें, याद रखें। रेडिट, रेडिट के बारे में सुना आप लोगों ने, सोशल प्लेटफॉर्म है ये भी, यस रेडी। द इंटरनेट। यहाँ पे भी लोग ज्यादातर कम्युनिटी बना के डिस्कशन कर रहे होते हैं, डिस्कशन फोरम्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, फोरम पोस्टिंग, ये फोरम्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने अकाउंट क्रिएट करके और पोस्टिंग कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ये इतना नहीं चलता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टिल बहुत चलता है ये अभी भी। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स क्लियर है आपको। इस तरीके से ये लिस्ट डाउन कर दिया, आप बहुत सारी साइट्स इजीली आपको मिल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? आप लोगों को ऑफ पेज भी मैंने आपको कहा था, नहीं मैं आपको साथ साथ ही समझा दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती है, जस्ट आपने बेस्ट पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा अच्छी डोमेन की वेबसाइट्स के ऊपर किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। चाहे वो इमेज के साथ लगाएं, पीपीटीज के साथ, आर्टिकल लिखें, ब्लॉग लिखें, सवालों के जवाब दें, सवाल पूछें, वीडियोस लगाएं, कुछ भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को मोस्ट विजिटिंग वेबसाइट शो करेगा ना गूगल। हम्म, इतनी सारी जगहों पे जब आपका कंटेंट फैला हुआ है और उन कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट का लिंक है, तो हाई चांसेस है ना कि वो बता रहा है कि इस वेबसाइट के बारे में इतनी ज्यादा जगह पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इसकी अथॉरिटी तो है, ऑथेंटिकेशन तो है इसकी। हम्म। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन, अपनी अथॉरिटी इंप्रूव करने के लिए हम ये वाला काम कर रहे होते हैं। क्या? बैकलिंक। चलें, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ये याद रख लिएगा मोस्ट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आप लोगों को याद रहे कि आपने अपनी डोमेन अथॉरिटी डीएपीए कहाँ से चेक करना है। किसको हम डोमेन अथॉरिटी पूरा पूरा बहुत कम बोलते हैं, इसको हम बस डीएपीए ही बोलते हैं। समझ गए। ये आप भेजेंगे स्लाइड हाँ, टॉपिक ये वाइज। स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी आज, क्योंकि आज आप लोगों का ये स्लाइड्स वाला जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम वापस अपने रिपोर्ट पर आ जाते हैं। तो हमें ऑफ पेज की हमने रिपोर्ट देख ली, ऑन पेज देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये वाला पार्ट भी रिपोर्ट का बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई पिच करना है कि मैं आपके डोमेन अथॉरिटी या डोमेन स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए, हम लोग आपके लिए ये काम कर सकते हैं कि हम आपके मंथ में 200 लिंक्स, 300 लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, रेलिवेंट अच्छे। तो आप लोग ये काम अब कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। मिस, अब अगर जो, हमने फॉर एग्जांपल एक वीडियो लगाई है हम्म, किसी भी चीज से रिलेटेड, या वी वांट के पीपल उसको वॉच करें, तो उसका भी बैकलिंक बना के हम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने जो भी चीज प्रमोट करनी है, अब देखिए सबका तो वेबसाइट, सबकी तो वेबसाइट नहीं होती है ना। आजकल तो लोग टिकटॉक स्टोर भी बनाते हैं, तो यस। पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन इंस्टा पे स्टोर बनाते हैं अपने, उसी पे सेल कर रहे होते हैं। तो अब समझे कि उनकी तो वेबसाइट वो इंस्टाग्राम का पेज ही है, उसी को उन्हें प्रमोट करना है हर जगह। ये समझे कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, और आपका डिजिटल बिजनेस जहां पे भी है, जिस जगह पे भी हो, उस प्लेटफॉर्म को आपने प्रमोट करना है हर जगह। अच्छा, यूजेबिलिटी, डिवाइस रेंडरिंग। डिवाइस रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर देखा जाए तो एक्सपीरियंस कैसा होगा कस्टमर का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डी माइनस, यानी कि जिस वेबसाइट की हम ऑडिट करें, डी माइनस मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डिवाइस, आपकी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर देखा जाता है तो आपके कंटेंट को पे इफेक्ट आता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर आपको टैबलेट के ऊपर देखा जाएगा तो ये इस तरीके से कुछ कंटेंट आ रहा है, मिसिंग हो रही है चीजें। तो ये होता है हमारा, हम इसको कहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, यानी कि
वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, यानी कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, डिवाइस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उसे मोबाइल पे देखें तो भी वो एक प्रॉपर अच्छी वेबसाइट की तरह नजर आए, और अगर उसे टैबलेट पे देखें, लैपटॉप पे देखें, या बड़ी स्क्रीन पे देखें पीसी की, तो वो प्रॉपरली वेबसाइट का जितना कंटेंट एक पेज पर होना चाहिए अकॉर्डिंगली उसके नजर आए, वो कंटेंट का साइज, कंटेंट के अंदर जो जितनी भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, लिंक्स लगी हुई है, वो अकॉर्डिंगली उसके एडजस्ट हो जाए स्क्रीन के। अगर वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस, आपका जो कोड है प्रॉपर नहीं लिखा गया, रिस्पॉन्सिव नहीं है आपकी वेबसाइट, तो आपको डेवलपर को ये बात बतानी होगी, डेवलपर्स को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब है कि हर डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। अच्छा, वेब वाइटल्स। अब ये चीज आप देखें, एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस, ये क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि एलसीपी, आईएनपी और सीएलएसएस क्या होता है। तो हम अब वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ये चेक करने के लिए कि ये क्या होता है और आप इसको कैसे देख सकते हैं। अब आप इसको मैनुअल कैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो उसने बता दिया। आपको पता होना चाहिए क्या चीज होती है। फिर से अपना कीवर्ड ओपन कर लेते हैं और इसी वेबसाइट का चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सीएलएस दिखाती हूँ। सीएलएस क्या होता है? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। जब मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ, ये देखिए वेबसाइट का जो इमेज था, आप लोगों ने देखा कि थोड़ी देर में शो हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ मिली हम्म। सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स के अंदर। अब हम इसको मैनुअली ट्रैक नहीं कर सकते कि कितनी देर में हुआ है। सबसे बड़ा कंटेंट आई थिंक यही है इस पेज के ऊपर। सबसे बड़ा कंटेंट यानी सबसे बड़ा जो इमेज बना लगा हुआ है वो यही है। तो ये बता रहा है कि लार्जेस्ट कंटेंट पुल, यानी सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो कितनी देर में लोड हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, 2.5 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो ये ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल है, और अगर ये रेड की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि एलसीपी, आपका सबसे बड़ा कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो भी सबसे लार्जेस्ट कंटेंट होगा, वो चाहे आपका कोई इमेज हो या वीडियो हो, कवर लगाया हुआ हो आपने, कुछ भी XYZ, वो कितनी देर में ओपन हो जाता है वेबसाइट ओपन करते ही। ठीक है। तो अगर वो इस रेंज के अंदर है तो इट मीन्स के गुड इनफ है। उसके बाद है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट यानी कि इसके बाद जो दूसरा जो भी कंटेंट ओपन होना है वो कितनी देर में ओपन होता है। इसको एक बार फिर से, अब इसमें कैशे आ जाएगा तो ये अब तो भी प्रॉपर बेहतर हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम का होता है, ये बिल्कुल पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो। फर्स्ट कंटेंट, फीडबैक आया लिखा कौन हुआ, था? उसके बाद ये पॉपअप आया हमारे पास। तो ये कितनी देर में आपके पास, यानी कि पहले कंटेंट के बाद जो वेरी नेक्स्ट, जो भी वेरी नेक्स्ट चीज आनी है वो कितनी देर में शो हो रही है। तो यहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ आया था हमारे पास, जो वेरी नेक्स्ट आया था। ठीक है। तो वो वेरी नेक्स्ट कितनी देर में आ जाता है? 268 मिली सेकंड के अंदर। वो ऑब्वियसली बहुत क्विक आ गया था कि आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। आप लोगों ने नोटिस किया? मैं फिर से ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन ये गूगल के लिए, सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें। ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट, यानी कि जो वेरी सेकंड ऑप्शन आना है वो कितनी देर में ओपन हो रहा है। तो इसका तो बहुत तेज, बहुत स्पीड में आ रहा है। उसके बाद है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का ये मतलब होता है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और आपसे जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं ना, या फिर आप उसको स्लो भी स्क्रॉल करें, तो हम्म। कितनी देर में वो पेज कंप्लीट कवर, उस पर कंटेंट आ जाता है। ये तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे एक दिखाती हूँ। अब हम इसको नीचे करते जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी पूरा स्क्रॉल कर लिया है, तो ये तो जल्दी ही ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये ओपन होती जाती है ना, ये देखें, ये लोड हो रहा है। एक्सपेंसिव। लोडिंग। हाँ हाँ। यानी कि जो आपके पास आगे कंटेंट आना है, ये तो हमने लोड नहीं पाया है। आपके पास जो कंटेंट आना है वो कितनी देर में, ऐसे जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आपने लोडिंग पे क्लिक नहीं किया, जब आप स्क्रॉल डाउन करें तो कितनी तेजी से कंटेंट फौरन आपके सामने आ रहा है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस भी दिखा रही हूँ। ये देखें, ये जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो कितनी तेजी से कंटेंट ओपन हो रहा है। ये देखें, ये नहीं हो रहा है, स्लो है।
ये देखें, ये वाली लाइन अभी तक नहीं लोड हुई है, इसीलिए यहाँ पे देखें रेड आ रहा है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से भी थोड़ा ज्यादा ही ले रहा है, 16.8 सेकेंड ले रहा है ये। यानी कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर, यानी कि आपके पास 14 सेकेंड, 13 सेकेंड के अंदर ये ओपन हो जानी चाहिए थी चीजें। अब ये तो लोड हो गया, क्योंकि जब आपने ओपन करके रखा हुआ तो ऑब्वियसली लोड हो गया। ठीक है, क्लियर है? यार नहीं। नहीं है क्लियर? सॉरी, वो ये वाला था 0.2 सेकेंड। पूरा पेज कितनी देर में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आप एक पेज से स्क्रीन से दूसरी, दूसरी तीसरी फ्रेम के ऊपर जितनी तेजी से जा रहे हैं, कितनी देर में शिफ्ट हो रहा है वो। तो ये बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं। मैं इंटरनेट पे लिखूंगी डिपेंड नहीं गूगल करता, कोर वेब वाइटर्स। ये इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करता, नेट स्लो होगा तो देर से लोड होगा। नहीं, ये पता है इंटरनेट से भी ज्यादा, और इंटरनेट पे भी करता है, बट इंटरनेट से ज्यादा ये डिपेंड करता है आपने जो कंटेंट लगाया हुआ है ना, वो कितना कंप्रेस्ड है। अगर वो स्पेस ज्यादा ले रहा है तो स्पीड भी तो ज्यादा लेगा ना फिर कहाँ से? इंटरनेट। हैवी इतनी। ठीक है, अगर, इसीलिए तो कहते हैं कि आप मैक्सिमम कंप्रेस करें कंटेंट को, जितना कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसका विजुअल खराब ना हो, इतना तो कंप्रेस करें कि उसका विजुअल खराब ना हो, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना कंप्रेस करें, ताकि कम से कम स्पीड के ऊपर भी इंटरनेट की वो ओपन हो जाए। यूज ऑफ मोबाइल व्यू कोड, अगर मोबाइल पे चेक कर रहे हैं तो ठीक है। मोबाइल के ऊपर जो इंसाइट्स हैं, अब ये मोबाइल के ऊपर आपको बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट पेंट, फुल स्पीड इंडेक्स, लार्जेस्ट कंटेंट टाइम टू इंटरेक्टिव, टोटल ब्लॉकिंग टाइम और क्यूमुलेटिव लेआउट। अच्छा, यहाँ तक आपने ये तीन चीजें देखी हैं। टाइम टू इंटरेक्ट का क्या मतलब? जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो वो कितनी देर में ओपन होती है। ठीक है, ये टाइम टू इंटरेक्ट, अगर मैं इसको हाँ। ओपन करती हूँ तो ये कितनी देर में ओपन हो रहा है। ऑप्शन। ठीक है, तो इंटरेक्शन का टाइम कितना है? 17.4 सेकेंड, सॉरी ये मिली सेकेंड है। ठीक है, आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए, ये 17.4 मिली सेकेंड का, यानी कि सेकेंड का 17.4 हिस्सा। ठीक है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, हम्म। कहाँ से दिखाऊं? अगर मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज पे जाती हूँ, तो कितनी देर में यहाँ से हट के मैं किसी और चीज को ओपन कर सकती हूँ, कितनी देर लगेगी इसको ब्लॉक होने में। ठीक है, तो वो फिर भी बेटर है। अब देखें, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज यानी कि रिकमेंडेशन से बता रहा है कि अनयूज जावा स्क्रिप्ट को आप रिमूव कर दें, मल्टीपल पेजेस रिडायरेक्शन हटा दें, यानी कि अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो हो सकता है इसके ऊपर मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हों पीछे से, तो इस वजह से इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, यानी कि सर्वर को ढूंढने में टाइम लग रहा है ये वाला इमेज या लाइव इमेज। और कुछ इसके हो सकता है उन्होंने पहले लिंक्स बनाए हों जो अब एक्टिव नहीं हो, तो वो उनको सबको पहले एक एक करके स्टडी करता है, और फिर जो लाइव है उसको ओपन कर रहा है। तो हो सकता है पीछे कुछ ऐसे लिंक्स लगे हुए हैं जो डेड हो, तो वो लिंक्स हटा दे। और जावा स्क्रिप्ट जो होती है, जो आपकी बेसिकली डिजाइनिंग का काम करती है, सॉरी आपकी कोडिंग जो पीछे होती है इसके, उसके अंदर कुछ ऐसे कोड होता है जो वर्किंग में नहीं होता, बस वो लिखा होता है, उसके बाद वो ऑब्सोलेट हो गया होता है, या वो पेजेस अब एक्टिव नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि कोड पढ़ता है एक एक करके कंटेंट जब ओपन होता है सर्वर हमारा, तो वो अनयूज जो कोड होता है ना, वो पीछे से रिमूव करना होता है, जो मैंने आपकी इस वाली स्लाइड के अंदर आप लोगों को नहीं बताया, नहीं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड सीएसएस। आप इसको सिंपल अगर डेवलपर को बताएंगे ना कि भाई अनयूज जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई कोड है हमारे कोड के अंदर, तो आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि ये आप लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि इस स्क्रिप्ट के अंदर अनयूज्ड कौन सा है और यूज्ड कौन सा, सीएसएस का हो चाहे वो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ ये आप जरूर बता सकते हैं कि अगर ये अननेसेसरी की स्पेसिंग है, तो ये आप उनको बता सकते हैं, उनको खुद भी बता दें कि अननेसेसरी स्पेसिंग भी, क्योंकि वो यूं लाइन पढ़ना शुरू करेगा, पूरी लाइन पढ़ता पढ़ता पढ़ते वहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा दूसरी लाइन के लिए, यानी कोई कंटेंट नहीं। अननेसेसरी की स्पेसिंग और अननेसेसरी कोड, अगर इसके अंदर कोई लिखा हुआ है जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो वो रिमूव करवाना होता है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। और पेज लोड टाइम, जीटी मैट्रिक्स, ये जो हमने अभी देखा सारा। ठीक है, फर्स्ट कंटेंट फुल, फर्स्ट हम्म। इंट्रक्शन, ब्लॉकिंग टाइम, ये सारी चीजें थी।
तो ये कहाँ से मिलेगा, ये जावा स्क्रिप्ट और CSS? ये आप डेवलपर को बोलेंगे, क्योंकि ये डेवलपर ही करेगा इसको अपडेट। ठीक है, आप इस कोड में से देखकर नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा कोड यूज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो डेवलपर ही बता सकता है जिसने कोड लिखा है। ऐसा इवन के नहीं है। एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का भी कोड पढ़ने बैठेगा तो उसको टाइम लगेगा। जिसने बनाई होती है ना, उसी को पता होता है कि कौन सा कोड यूज्ड है, कौन सा अनयूज्ड है, कौन सी चीजें अननेसेसरी है। क्या करते हैं, अपडेट कर दिया, पुरानी चीजें डिलीट नहीं की। हम्म। तो वो अपडेट तो आती रहती है, पुरानी चीजें डिलीट नहीं होती है, कोड अननेसेसरी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है पीछे, जो यूज का नहीं होता। और उसकी वजह से क्या होता है, इस इंटरेक्शन स्लो हो जाती है, स्पीड एग्जीक्यूशन, जो कोड की एग्जीक्यूशन है, जिसकी वजह से ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से देख पा रहे हैं, इसके पीछे कोड है ना, कि एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। पेज स्पीड इंसाइट का मतलब होता है कि जब हमने इसको यहाँ से क्लिक किया था सर्च पे, यानी कि सर्च इंजन पे, जब हमने इसको ओपन किया था किसी भी वेबसाइट को, जब हम वेबसाइट सर्च इंजन पे ओपन करते हैं पहली बार, ठीक है, वंस हमने इसको ओपन कर लिया ना, तो अब हमारे सिस्टम के अंदर कैशे जो है वो जाके सेव हो गया होगा। तो अब मैं इसको ओपन करूंगी ना, फौरन ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि उस वो आप क्योंकि सिस्टम के अंदर कभी होती नहीं है, तो सर्वर से सर्वर डेटा जाता है कि इस पे क्लिक हुआ है इस नए आईपी एड्रेस से, उस आईपी एड्रेस के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो इसका जो एक प्रोसेस होता है ना, इसका टाइम, ये स्पीड होती है। ठीक है, पेज स्पीड, कितनी जल्दी कोई पहली बार अगर कोई पेज ओपन करता है तो कितनी तेजी से ओपन हो जाती है। तो अगर मैं ये 1 डिग्री शूज मैंने कभी अपने सिस्टम पे ओपन नहीं किया, तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। ठीक है, कितना क्विक ओपन हुआ है। इसका मतलब है कि इसका पेज स्पीड टाइम या पेज लोड टाइम बहुत क्विक है। यानी कि सर्च से जब हम किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होते हैं, इसका भी टाइम अच्छा है, क्विक ओपन हो गया। कोई ऐसा आए खराब सी वेबसाइट, देखते हैं 10th पेज पे कौन सी, उसकी रैंकिंग इतनी पीछे है। ये देखें, स्लो था ना इसका लोड टाइम। दाची। तो डाची, ये देखें। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका लोड टाइम, कि कितनी देर में आपकी दैट्स वेबसाइट लोड हो जाती है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसकी भी आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि मल्टीपल पेज रीडायरेक्शन आप हटा दें। अगेन, अगर सेम लिंक के ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन नहीं, कैनोनिकल टैग लगाने का पर्पस, अगर एक ही पेज के मल्टीपल लिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं, तो अगर सर्च इंजन को ऑलरेडी पता है कि मास्टर लिंक कौन सा है, वो क्विक पहुंचा देगा उस लिंक को, उसे सारे लिंक चेक नहीं करने पड़ेंगे कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वंस मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कोई लिंक यहाँ पे लिख देते हैं ना एक बार, अगर मैंने अमेजोन लिखा है, amazon.com और स्लैश करके, या मैंने amazon.com ही कर दिया, या अमेजोन की स्पेलिंग में डबल ओ लगा दिया, वंस मैंने ये लिख दिया ना, ये सेव हो गया सर्च इंजन के पास। अब उसको लगेगा कि amazon.com पे ना ये भी एक लिंक होगा, इसका ये भी एक एड्रेस हो सकता है। तो अगर अमेजोन ने कैनोनिकल लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर कोई मेरे बाद अब कोई और लिख रहा है, तो अमेजोन जो है ना, वो अमेजोन डबल ओ वाला भी चेक करेगा, एक ओ वाला भी चेक करेगा, सर्च इंजन की कौन सा एक्टिव है। तो अगर सोचें आप, ऐसे कितने ही बन जाते होंगे दिन में, हजारों लाखों। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए हम मास्टर लिंक इसको बता देते हैं कैनोनिकल को, कि आप चाहे कितने भी लिंक्स बन जाएं, आप इसी पे रिडायरेक्ट करवाएं। तो उससे क्या होता है, हमारा पेज लोड स्पीड टाइम बहुत क्विक हो जाता है। क्लियर है। ये। उसे सारे चेक नहीं करने पड़ते कि इसमें से एक्टिव कौन सा है। अच्छा, ये वाली सारी चीजें ये सिंपल है कि आई फ्रेम, फ्लैश यूज्ड, जो आपने कार्ड्स लगाए हैं कुछ इस तरह के, आपने कंटेंट के अंदर अपनी चीजें ऐड की हैं, तो उसके अंदर कोई किसी उसकी वजह से तो आपके पेज के ऊपर कोई ब्लॉकेज या कोई इस तरह की चीज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ईमेल प्राइवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वहां पे जो है वो वेबसाइट के ऊपर ईमेल जैसे टेक्स्ट में लिखी होती है, आप कॉपी कर लेते हो उसको इजीली। कोई वेबसाइट ओपन करते हैं,
अच्छा, इसके ऊपर ईमेल एड्रेस नहीं है। कुछ वेबसाइट में यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, या बीच बीच में कहीं लिखे हुए होते हैं ईमेल एड्रेसेस। बहुत सारी जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है ना, उस पर लिख देते हैं लोग। तो आपने ये देखना है कि वो जो ईमेल है ना, वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं लिखी हुई हो, वो इमेज की फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि जब डेवलपर अपने वेबसाइट के ऊपर कोई ईमेल एड्रेस लगाए तो वो इमेज की तरह लगा हुआ हो, टेक्स्ट की तरह नहीं लगा हुआ। इससे क्या होता है कि ईमेल आपकी हैक नहीं होती इजीली। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं या फिर जो स्पैमिंग करते हैं या जो स्क्रैपिंग करते हैं ना, वो कंटेंट उठाते हैं वेबसाइट से, कंटेंट, इमेजेस नहीं उठाते हैं वहां से। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेसेस टेक्स्ट बेस में लिखे हुए हैं, तो आपके ईमेल एड्रेसेस हैक हो जाए। दूसरी चीज कि आपने अगर इस तरह से भी कोई कॉन्टेक्ट अस या ईमेल अस नाउ लगाया हुआ है और उस पर कोई क्लिक करता है और आपका ईमेल एड्रेस ओपन हो जाता है, ठीक है, और आपने बैक पे वो ईमेल विदाउट एनी प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, तो वो भी ईमेल इजीली हैक हो जाता है। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट के अंदर आपका ईमेल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ईमेल्स हैं, उसके साथ आपकी वेबसाइट के फॉर्म्स कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, वरना वो बहुत इजीली हैक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने रिकमेंडेशन लिखी हुई है, रिमूविंग एनी प्लेन टेक्स्ट ईमेल एड्रेस एंड रिप्लेसिंग देम विद इमेजेस और कॉन्टेक्ट फॉर्म्स। स्क्रैपर स्पैमर इजीली उसको यूज कर लेते हैं और उसको वहां से अब वो एक एक करके वेबसाइट पे जाके चेक तो नहीं करते ना, वो स्क्रैपर का एक स्क्रैपिंग के लिए टूल्स छोड़ देते हैं वेबसाइट के ऊपर के हमें सारे ईमेल एड्रेसेस जितने भी वेबसाइट के ऊपर हैं वो स्क्रैप करके ला दो। तो अगर आपका ईमेल एड्रेस टेक्स्ट में लिखा हुआ ही नहीं है तो वो स्क्रैप ही नहीं होगा। ठीक है, ये लोड स्पीड टाइम जो मैंने अभी आपको बताया था सर्वर का, ठीक है, जो ओवरऑल ऊपर बताया था, उसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया कि जब आप क्लिक करते हैं सर्च के ऊपर जाके, तो कितनी देर में आपकी वेबसाइट ओपन होती है, उसके बाद पूरा पेज, यानी कि जिस पेज को आपने ओपन किया है। ठीक है, अभी मैं इस पे कंटेंट शिफ्ट की नहीं, वो हमने पहले जो देखा था ना, वो कंटेंट शिफ्ट था कि जब मैं नीचे करती हूँ ना, कितनी जल्दी जल्दी वेबसाइट कंटेंट शिफ्ट, ये पूरा ओवरऑल टाइम देख रहा है कि कितनी देर में पूरा पेज लोड हो जाता है, कितनी देर में। क्योंकि एक एक करके चीजें लोड होना शुरू होती है ना, तो टोटल पेज ओपन कितनी देर में होता है, फर्स्ट, सेकंड, यानी कि सर्वर कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहा है, सेकंड, कि पेज पे जितना भी कंटेंट है वो कितनी देर में लोड हो जाता है, और जितने भी पेजेस हैं, वो सारे पेजेस के ऊपर जितना भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, इमेजेस लगे हुए हैं, वीडियोस लगी हुई हैं, वो सब कितनी देर में इस काबिल हो जाती हैं कि उनको क्लिक करके ओपन किया जा सके या उसको पूरा देखा जा सके, अगर वीडियो है तो, या अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको डाउनलोड किया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट ओपन हो जाती है पूरी, लेकिन वीडियो अभी लोड ही हो रही होती है उसकी, या अगर आपको इमेज ओपन करना चाहते हैं तो वो लोड ही हो रहा होता है, या फिर अगर कोई डाउनलोड के लिए डॉक्यूमेंट्स रखा हो तो वो भी प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा हुआ होता है उस वक्त तक, उसमें थोड़ा टाइम लेता है। ये 40 मिनट्स बहुत जल्दी नहीं हो गया अभी? तो कितनी क्लास बाकी है अभी? बस ये रिपोर्ट हम पूरी करेंगे, फिर कल की क्लास कितने? में हम कल की क्लास में आप सब लोगों ने अपना गूगल अकाउंट बना लेना।